मान लीजिए आप यूएसए के एक बेहतरीन हॉस्पिटल के सर्जन बन जाते हो। अचानक से आपको कॉल आती है इंडिया से कि इंडिया में एक फला आदमी है जिसके घर पे आपको जाना है। वहां पे मतलब एक दिक्कत हो चुकी है, ठीक है, उसके पास में जाना है, मतलब आपका करीबी है बेसिकली। तो आपको अगर उसके घर पे पहुंचना है, कैसे जाओगे? आप फ्लाइट बुक करोगे, है ना? मुंबई में अगर वो प्रेजेंट मुंबई का बंदा है, ठीक है, तो वहां पे आपको जाने के लिए फ्लाइट बुक करनी पड़ेगी, यूएसए टू मुंबई या फिर यूएसए टू दुबई एंड दुबई टू मुंबई, ऐसे डायरेक्ट अगर फ्लाइट नहीं है तो ऐसे करने के लिए आप कैसे पहुंच रहे हो भाई साहब? ठीक है, तो आपको पहुंचने के लिए सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा आपको किस कंट्री में जाना है। आपको पता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, भाई इंडिया में जाना है। इंडिया में किस जगह पे जाना है? तो आपको महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जाना है। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में, फिर मुंबई की एक पर्टिकुलर कॉलोनी होगी जहां पे आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर आपको इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है किसी भी एटम के अंदर, तो आपको चार चीजें चाहिए होती हैं। कौन कौन सी वो चार चीजें हैं? आपको एन चाहिए होता है, आपको एल चाहिए होता है, आपको एमएल चाहिए होता है और आपको एस चाहिए होता है। एमएलए की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं एमएल की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो आपको चार चीजें चाहिए होती हैं। यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर के बारे में। कौन सी चार चीजें? सबसे पहली चीज है आपको एन चाहिए होगा। सबसे दूसरी चीज है आपको यहां पर एल चाहिए होगा, स्मॉल। आपको तीसरी चीज आपको चाहिए होगी एम एल। चौथी चीज आपको चाहिए होगी एस, जिसको हम एम एस से भी डिनोट करते हैं। यहां पर एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल का मतलब क्या है? एल का मतलब है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एमएल का मतलब क्या है? एमएल का मतलब है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एस का मतलब क्या है? यहां पर है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, फिर मैंने आपको इसी से रिलेटेड एक फैक्ट बताया था। क्या फैक्ट बताया था? हमको लगता यह है कि n वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड क्वांटम नंबर, लेकिन ऐसा नहीं। सबसे पहली जो डिस्कवर क्वांटम नंबर करी गई थी, सबसे पहली जो डिस्कवर की गई थी क्वांटम नंबर, दैट वाज स्पिन क्वांटम नंबर। देखो, अगर मैं आपसे यह कहूं, समझो चीजों को, यहां पे क्या है? न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। चलो इतना काफी है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं यहां पे आपका कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व करेगा, अपने एक्सिस पे भी घूमेगा, न्यूक्लियस के राउंड भी रिवॉल्व करेगा। तो वो रिवॉल्व जब करता है, वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर सकता है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर सकता है। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है, तो उसमें वो कुछ, उसको अपन डिनोट ऐसे करते हैं। मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं आइडिया दे रहा हूं कि भाई साहब सबसे पहले हमने ये पता किया था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है या फिर ऐसे घूम रहा है। अगर ऐसे घूमता है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, अगर वो ऐसे घूमता है उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। इसके लिए कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी कि प्लस हाफ होगी, माइनस हाफ होगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि क्वांटम नंबर जो सबसे पहले डिस्कवर करी गई थी वो स्पिन क्वांटम नंबर थी, ना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अरे माना कि वो प्रिंसिपल है, लेकिन प्रिंसिपल सबसे पहले कॉलेज में आए या स्कूल में आए इससे जरूरी थोड़ी है। नखरे होते हैं प्रिंसिपल के यार भाई। समझ में आया? अब समझो, अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए होगी एन की वैल्यू, कि वो एन की वैल्यू वो पहले सेल के अंदर है, दूसरे सेल के अंदर है, तीसरे में है, चौथे में, ये पता करना पड़ेगा। अरे आपको कॉल आई, आप अमेरिका की, मतलब यूएसए के मस्त से हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, हार्ट सर्जन तो हो सकता है आपको कॉल, आपको ये नहीं पता भाई साहब कि इंडिया से कॉल आई है, यूएसए से कॉल आई है, आपको अफगानिस्तान से कॉल आई, पाकिस्तान से कॉल आई, तो आपको ये नहीं पता है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? कंट्री कोड। तो जो कंट्री कोड है भाई साहब, यहां पर हमारे लिए एन है, +91 है, +92 है, 93 है, 90 है, कितना है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ना कंट्री कोड। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, अप्रोच ये है इलेक्ट्रॉन को पता करने के लिए, आपको अप्रोच जो अपनानी है वो ये है, सबसे पहले एन की वैल्यू देखो। समझ रहे हो? एन की वैल्यू देखी, ठीक है, उससे हमको पता चला कि भाई साहब वो इस सेल में बैठा हुआ है,
पहले सेल में मान लीजिए। फिर हमने पता किया यार पहले सेल में अगर वो बैठा है, फिर पता किया यार किस जगह पे है। देखो सेल देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा सेल है, वो इस एरिया में मिल सकता है, इस एरिया में एक हाइपोथेटिकल केस बता रहा हूं, वो इस एरिया में मिल सकता है, इस एरिया में मिल सकता है, इस एरिया में मिल सकता है, इस एरिया में मिल सकता है। किस एरिया में प्रेजेंट है उसके लिए आपको जाना पड़ता है एल के अंदर। अरे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में भी वो किस जगह पे है, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, किस सब सेल में प्रेजेंट है, सेल के भी किस सब सेल में प्रेजेंट है, उसके लिए आपको जाना पड़ता है किसकी तरफ, एल की तरफ। फिर आगे अपन देखेंगे कि एक ऑर्बिटल आपको पता कर लिया, एस ऑर्बिटल में अगर प्रेजेंट है आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। एस ऑर्बिटल में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, पी में आएगी आपको दिक्कत, बताऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो कुछ ऐसे आपको अप्रोच अपनानी होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो डिस्कवर मान ली, डिस्कवर भले ही स्पिन क्वांटम नंबर हुई है लेकिन पढ़ते हम एन को है पहला। तो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या नाम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से। किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल एन, इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पहली बार पढ़ रहे हैं? आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल पहली बार ही तो पढ़ रहे हैं। अरे लाडलों, अरे राजाओं, हम पहली बार नहीं पढ़ रहे इसको, हमने एक थ्योरी पढ़ी थी भाई साहब, नील्स बोर की। अरे नील्स बोर ने बोर एटॉमिक मॉडल दिया था, उसमें क्या पढ़ा था हमने, अगर ये मेरा क्या है न्यूक्लियस है, यहां पर क्या होगा, ये पहला सेल, अगर ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल होगा, ये दूसरा सेल होगा, ये तीसरा सेल होगा, ये चौथा सेल होगा मान लीजिए। चलो अपन इतने बनाते, ठीक है, ठीक है। तो आपको पता है इसके लिए वैल्यू क्या होगी, इसके लिए वैल्यू क्या होगी, या इनका नाम क्या है, सबसे पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला सेल होता है, नील्स बोर ने उसको के नाम दिया था, दूसरे को एल नाम दिया था, तीसरे को एम नाम दिया था, चौथे को एन नाम दिया था, एंड सो ऑन, आप चलते रहते हो आगे। अब मेरा सवाल एक और है, क्योंकि देखो कोई भी सब्जेक्ट मजबूत कब होती है, स्ट्रांग कब होती है, उसमें मजा कब आता है, जब आप क्वेश्चन खुद से मतलब क्वेश्चन पुट ऑफ करते हो। मेरा मतलब यही अप्रोच होना चाहिए एज ए स्टूडेंट आपका, कि सर इसको के ही क्यों बोला। देखो इसके लिए एन की वैल्यू 1 होगी, इसके लिए एन की वैल्यू 2 होगी, इसके लिए एन की वैल्यू 3 होगी, इसके लिए एन की वैल्यू 4 होगी। गिनती भाई साहब 1 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो तो यार के से स्टार्ट हो गया यहां पे, लेकिन एबीसीडी तो यार एबीसीडी ए से स्टार्ट होती है, यहां पर ये के से स्टार्ट क्या हुआ है, के से स्टार्ट क्यों हुआ है, क्यों? इसके पीछे भी साइंस है, इसके पीछे भी पर्टिकुलर हमारे साइंटिस्ट का थॉट है। हुआ क्या था, उन्होंने शुरुआत में ए से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे उन्होंने मान लीजिए इस सेल को ए नाम दे दिया, फिर बाद में पता चला यार ए के अंदर एक सेल और है, नामकरण गड़बड़ हो गया। इस वजह से उन्होंने क्या किया, पहले सेल को के नाम दिया और बाद के को एल नाम दिया, कि अगर के अंदर भी कोई अगर सेल बाद में डिस्कवर हो जाता है, बाद में क्वांटम मैकेनिक्स इतनी डिस्कवर हो जाती है कि आपको के अंदर भी एक सेल निकल के आ गया, छुप के बैठा हुआ था, अगर वो निकल के आ जाता है तो के से पहले हम उसको कुछ नाम दे देंगे, जे दे देंगे, समझ रहे हो? ऐसे कुछ और नाम दे सकते हैं ना, एबीसीडी में के काफी बाद में आता है, तो के से पहले भी अपन उसको कुछ नाम दे सकते हैं। इस वजह से दिस वाज द थॉट प्रोसेस, समझ में आया? तो ये चीज है, किस साइंटिस्ट ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दी थी, भाई साहब किसकी थ्योरी चल रही है, नील्स बोर की। तो किसने दी, नील्स बोर नाम के हमारे प्यारे से साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये चीज हमको समझ में आ गई होगी। बस इतना से याद रखना, के का वैसे आपको पहले से पता होगा, बोर का एटॉमिक मॉडल में आपने डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। के के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, एल इसके लिए 2 हो जाती है, इसके लिए 3 हो जाती है, इसको 4 हो जाती है। इसको हम एन जो है उसको सेल भी कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अगर आपसे ये कहा जाए एन एनर्जी लेवल है, मतलब मान लीजिए एन की वैल्यू में अगर 2 रखता हूं, सेकंड एनर्जी लेवल में अगर प्रेजेंट कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी क्या होगी? आप बोलोगे सर अभी निकाल के देता हूं, आपने हमको फॉर्मूला बताया था,
ई एन बराबर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताया था या नहीं बताया था कि भूल गए? अरे याद होना चाहिए। अगर रेडियाई पूछी जाए, रेडियाई भी पता होनी चाहिए हमको। क्या बोला था? एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम की वैल्यू क्या है? 1 एंगस्ट्रम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये चीज हमको क्लियर हुई या नहीं हुई? एन क्या बताता है? सबसे पहली चीज है, सबसे अप्रोच में जो सबसे पहली लोकेशन, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करनी है, सबसे पहली चीज आप एन की तरफ जाओगे। एन की वैल्यू इतनी है, काफी इजी है, क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। हमको समझना है अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में। कौन सी क्वांटम नंबर? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। इसका कुछ और नाम भी होता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम सबसिडियरी क्वांटम नंबर। क्या नाम है इसका? सबसिडियरी क्वांटम नंबर भी इसको कहा जाता है। अब देखो, सिंपल थॉट है। मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन हमको पता चल चुका है, एन की वैल्यू, मतलब जो सेल है, सेकंड सेल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन सेकंड सेल के अंदर भी हो सकता है वो एक पर्टिकुलर एरिया में आपको मिलना चाहिए। मतलब वो इस एरिया में मिल सकता है या फिर वो इस एरिया में मिल सकता है, मतलब यहां से यहां तक के एरिया में या फिर यहां से यहां तक के एरिया में। तो एक पर्टिकुलर एरिया होगा ना, बिल्कुल होगा। उसी एरिया को हम कुछ कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर। क्या कहते हैं? जरा जान लेते हैं उसके बारे में। तो यहां पर एक कंसेप्ट आता है, किस चीज का? ऑर्बिटल का, या फिर जिसको हम कहते हैं सबसेल। देखो, ऑर्बिटल या सबसेल क्या चीज होती है? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ये तो न्यूक्लियस पार्ट हो गया। तो न्यूक्लियर पार्ट को अगर मैं छोड़ दूं तो यहां पे बचता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन की मिलने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, उसी एरिया को, उसी पार्ट को, उसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को हम कहते हैं क्या? ऑर्बिटल या फिर सबसेल। उसको क्या नाम देते हैं? उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल या फिर सबसेल। क्या बोला मैंने? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट where probability of finding the electron is maximum। उसको कहते हैं ऑर्बिटल। देखो, एग्जाम्पल समझो, आप घर में कहीं पे होते हो, लेकिन एक एरिया ऐसा होता है जहां पर आप मैक्सिमम प्रेजेंट होते हो। मैक्सिमम मतलब अगर आपसे आपकी मम्मी, मतलब जब आपकी मम्मी को आप कहीं भी नहीं मिलोगे तो आप सबसे पहले आपकी मम्मी वहीं पहुंच जाती है। एक पर्टिकुलर एरिया होता है, डेफिनेट होता है, फिक्स होता है बिल्कुल, कि आप या तो अगर खाने के शौकीन हो तो किचन में मिलोगे ज्यादातर, या फिर आपको पढ़ना पसंद है तो आप ज्यादातर आपको आपके स्टडी रूम में मिलोगे, ठीक है, या फिर आपको टीवी देखना पसंद है तो आप हॉल में मिलोगे, या फिर आपको सोना पसंद है तो आपको बेडरूम बहुत पसंद आएगा। तो ऐसे ही जहां पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मिलता है, यहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब 100% में से मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑर्बिटल के अंदर 95% के आसपास प्रोबेबिलिटी होती है कि यहां ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? ऑलमोस्ट अपन मान लेते हैं 95%, ठीक है। तो वहां पर एटम मिलता है, और जहां पर बिल्कुल प्रोबेबिलिटी नहीं होती, नेग्लिजिबल हो जाता है ऑलमोस्ट, उसको कहते हैं हम नोड। एक दूसरी चीज है, इसकी अपोजिट चीज है नोड। यहां पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मिलता है, उसको कहते हैं ऑर्बिटल। उसको क्या कहा जाता है? ऑर्बिटल या फिर सबसेल। लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत कम मिलने के चांसेस है, बिल्कुल 0% के आसपास, नेग्लिजिबल बिल्कुल, उसको कहते हैं नोड। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, ऐसी कुछ चीजें अपन डिस्कस कर रहे होंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए कितना एंगुलर नोड इसके अंदर प्रेजेंट है, कितने रेडियल नोड प्रेजेंट है, वो आगे डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तो ये चीज है। अब होता क्या है, ये जो L की वैल्यू है कहां से निकलेगी? N से निकलेगी। L जो है, देखो सबसे पहले आपने N पता किया, N से आप पता करोगे L की वैल्यू,
तो पूरी की पूरी अपन कहानी ये कह सकते हैं एल की वैल्यू जो है वो एन पर डिपेंड करती है। क्या बोल रहा हूं मैं? वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन एन। किस पर डिपेंड करती है? एन पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? तो जरा समझो। देखो एग्जाम्पल के लिए ये समझो कि आपने एन की वैल्यू अगर 1 निकाली, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी निकाली? 1 निकाली, तो यहां पर इसके लिए एल की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, तो इसके लिए जो एन की वैल्यू होगी n-1 आपको करना है। कितनी वैल्यू निकल के आएगी? 1-1 बराबर एल की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 0। तो अब जरा एक चीज और समझो, अगर एल की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है, 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है एंड सो ऑन आती है, तो उनके लिए हमारे साइंटिस्ट ने, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया होता है, जैसे अपन कहते हैं ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये सी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ऐसे ही सेल के अंदर हम एरियाज को नाम दे देते हैं। ये हमारा एस ऑर्बिटल है, ये हमारा p ऑर्बिटल है, ये हमारा d ऑर्बिटल है, ये हमारा f ऑर्बिटल है, ये हमारा g ऑर्बिटल है, ये हमारा h ऑर्बिटल है एंड सो ऑन। इस तरीके से चीजें चलती रहती हैं। तो अगर यहां पर l की वैल्यू 0 आएगी तो उस ऑर्बिटल को, उसके लिए मतलब उस चीज को, अगर जहां पर l की वैल्यू 0 है उसको हम s बोलते हैं, स्मॉल s, इसको स्मॉल p, इसको स्मॉल d, इसको स्मॉल f, इसको स्मॉल g। आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी आपको। और इसको 5, 6, 7, ठीक है एंड सो ऑन। ठीक, अब जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, G H I J क्या आना चाहिए? J। लेकिन माय डियर फ्रेंड यहां पर J नहीं आएगा, J नहीं आता है। आगे जाके एक कहानी होती है, मैंने बेसिकली एमएससी करी है केमिस्ट्री के अंदर, तो जब आगे अपन और पढ़ते हैं, टर्म सिंबल करके कुछ जगह होती है, ठीक है, अपन डिफरेंट चीजें पढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है, इनको जब समझते हैं दोनों को, देखो एक होती है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एक होती है क्लियर, और अपन को क्लैरिटी नहीं हो, भाई सब कंफ्यूज हो गए होंगे ऑलमोस्ट। आगे की कहानी है। तो जे अपन क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आगे जाके एक पर्टिकुलर चीज को हम जे कह देते हैं, इस वजह से यहां पर इसको जे नहीं बोला जाता है, के बोल देते हैं। इतना समझ लो, इतना सा मैं कहना चाह रहा हूं। इसको क्या बोल देते हैं? के कह देते हैं। अरे इसको क्या कह देते हैं? स्मॉल के कह देंगे, ठीक है। तो ये चीज है, ये क्लैरिटी आ गई। अपन को जे नहीं कहेंगे। अगर आपके दिमाग में जे आ रहा है भाई साहब, उसको काट लो, जे नहीं होगा क्या होगा, ये चीज क्लियर हुई। अब समझो, अब देखो जरा, यहां पर एल की वैल्यू अगर 0 है, अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? नामकरण कैसे करेंगे जरा समझो। एन की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। एस की वैल्यू क्या है? मतलब एल की वैल्यू क्या है? 0 है। 0 के लिए जो अपन अल्फाबेट देते हैं वो क्या होता है हमारा? वो एस हो जाता है। तो इसका नाम हो गया 1s। अब टेबल से चीजों को समझते हैं। मैं यहां पर n की वैल्यू एक बार 1 रखूंगा, एक बार 2 रखूंगा, एक बार 3 रखूंगा, एक बार 4 रखूंगा, ठीक है। तो जरा समझते हैं कितने कितने ऑर्बिटल अपन को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं हम, n की वैल्यू और इधर है l की वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर n की डिफरेंट वैल्यू पुट करता हूं। मान लीजिए मैंने एक बार 1 पुट करी, एक बार मैंने 2 पुट करी, एक बार मैंने 3 पुट करी, एक बार मैंने 4 पुट करी। उसके अकॉर्डिंग यहां पर हम l की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जरा, आपको कैसे l की वैल्यू निकालनी है। देखो n की वैल्यू मान लीजिए कुछ यहां पर कुछ ना कुछ होगी वैल्यू, ठीक है। l की वैल्यू कैसे निकालोगे? l की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है, आपने क्या किया, यहां पर 1 से निकालना के लिए ट्राई करो, ठीक है। तो 1 से कैसे निकाली? आपने n की वैल्यू कितनी रखी? 1 रखी, ठीक है। तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेके 1-1 तक। तो ये कितना आया? 0। और यहां पर भी 0 आया। इसका मतलब यहां पर वैल्यू कितनी आ गई? इसके लिए वैल्यू आ चुकी है s। अरे आप इसको एक अल्फाबेट दोगे तो 0 के लिए अल्फाबेट क्या होगा? वो s होगा। तो इसका मतलब अब इसका नामकरण कैसे करना? ऑर्बिटल का नामकरण इस तरीके से करेंगे, 1 और s। तो इस ऑर्बिटल का नाम हो गया 1s। यहां पर कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे? 1s ऑर्बिटल होगा। दूसरी चीज, अब 2 की बात करते हैं। 2 में क्या है? n बराबर 2।
तो आपको पता है यहां पर L की वैल्यू होगी 0 से लेके 2 - 1 के बीच में। तो यहां पर वैल्यू आई 1 और 0। तो 0 के लिए वैल्यू कितनी हो सकती है, S हो सकती है, और 1 के लिए वैल्यू P हो सकती है। ऑर्बिटल कौन कौन सी हो जाएंगे, 2S हो जाएगा और 2P हो जाएगा। ठीक है, वही चीज यहां पर अपन लिख देते हैं। अब खुद ट्राई करो यहां पर 3 के लिए। 3 के लिए वैल्यू क्या आएगी, तो n बराबर 3 है। कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से लेके 3 - 1 के बीच में वैल्यू हो सकती है। तो 0 और 3 - 1 मतलब 2, तो 1 और 2 यहां पर वैल्यू आ गई। एक मिनट, 0 आई, 1 आई और यहां पे 2 आ गई। 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D वैल्यू। ठीक है, अल्फाबेट कौन सा है, D आएगा। तो यहां पर हमारे ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, 3S, 3P और 3D। कुछ नहीं किया मैंने, n की वैल्यू इसके आगे लिख दी है, 3S ऑर्बिटल, 3P ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल, ये चीज है। ठीक है, अब वही चीज मैंने यहां पे लिख दी है, 3S, 3P एंड 3D। बढ़िया। अब 4 के लिए ट्राई करते हैं। n बराबर क्या है, 4 है। 0 से लेके कहां तक वैल्यू हो सकती है, 4 - 1 तक हो सकती है, 0 से लेके 3 तक। ठीक है, 4 - 1 का मतलब क्या हुआ, 3 हुआ। तो 1, 2 एंड 3। इसका मतलब यहां पर कौन कौन सा ऑर्बिटल आपको मिलेगा, यहां पर 4S मिलेगा, यहां पर आपको 4P मिलेगा, यहां पर आपको 4D मिलेगा और 4F यहां पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम चीजें कर सकते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन और बनेंगे यहां पर वो अपन डिस्कस कर लेंगे। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, यहां पर n की वैल्यू जो थी वही यहां पर ऑर्बिटल की वैल्यू निकल के आ रही है। ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या, अरे समझो जरा, यहां पर अपन देखें ऑर्बिटल की वैल्यू आगे अब बताऊंगा, लेकिन अगर मैं यहां पर आगे देखो चीज और बताऊंगा कि s ऑर्बिटल, s जो है इसकी वैल्यू कहां, s का नाम कहां से आया, s कहां से आया, तो जरा उसी चीज के बारे में समझो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इस बात पे डिपेंड करता है, लेकिन वो n² के बराबर होता है। देखो यहां पर क्या है, 1 है, तो 1s आ गया। ठीक है, यहां पर आपको देखेंगे 2s और 2p, लेकिन p जो ऑर्बिटल है, p जो सबसे होता है, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल देखने को और मिलते हैं। अलग चीज है वो थोड़ा आगे की चीज है, उनको मैं बता दूंगा, टेंशन की बात है नहीं। ठीक है, बस एक अलग चीज है ये थोड़ा। अब जरा मैं जो आपको दूसरी चीज बताने वाला था कि S, P, D और F कहां से आए, तो हमारे सामने एक चीज होती है एमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। उसमें जो ऑर्बिटल S होता है उसके लिए एमिशन स्पेक्ट्रा शार्प होता है। इसके लिए कैसा होता है, प्रिंसिपल होता है। इसके लिए डिफ्यूज टाइप का, और इसके लिए हमको मिलता है फंडामेंटल टाइप का। इसी वजह से हम उसको कुछ इस तरीके से नाम देते हैं। अब एक चीज और समझनी हमको, जो कि है एंगुलर मोमेंटम, क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, h/2π। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, इनटू √L/L+1। अब इस चीज को हम क्या कह सकते हैं, इस चीज को हम h क्रॉस कह देते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला भी हमारे सामने निकल के आ जाता है। दोनों के दोनों फॉर्मूले सही। क्लियर है, ये चीज अपन क्लियर हो गई। तो बस इतना ही इस लेक्चर के अंदर। बाकी मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेक्चर देखने के लिए। जैसा कि क्योंकि आप लेक्चर को देखोगे तभी अपन को चीज समझ में आएगी। लेक्चर को आपको मिस नहीं करना है। कोई भी डाउट आता है आप टेलीग्राम पे पूछिए, हमारी ऐप पर भी आप डाउट पूछ सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आपको जहां पे पूछना, जहां पे अच्छा लगे, जहां पर कंफर्टेबल लगे, वहां पे पूछिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।